Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography Optional and we are continuing with Oceanography which is module 4 of our series. आज हम एक ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में कभी भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जब तक मैंने 40 ईयर के देखे थे तब तक तो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट इस साल कुछ यूनिक हुआ इन 2025। क्या एग्जामिनर ने चीख चीख कर ये बोला कि भाई मेरा ध्यान अपना टाइड्स के ऊपर चला गया है, मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। दैट मीन्स आप लोगों का अब ये जो टॉपिक है वो मेरा 2026 या 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब ये जो है आप लोगों को 15 मार्क्स या 20 मार्क्स की गारंटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रीवियस ईयर में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो कई लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को पूरी तरीके से इग्नोर करके चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो है इसको ओवर तैयार करके चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं आप लोगों को 100% एग्जाम बेस्ड क्लास स्टडी करवाऊंगा और आप लोगों के नोट्स भी एग्जाम बेस्ड होंगे, तो आज का जो टॉपिक है वो सिर्फ उसी चीज़ को, प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए बनाया गया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओशन टाइड। क्या है? ओशन टाइड। अभी तक मैंने आप लोगों को सिलेबस के अंदर ओशन वेव्स के ऊपर सब कुछ बता दिया था, उसकी थ्योरीज बता दी थी, लेकिन ओशन टाइड्स जो है उसी से लिंक्ड है, उसी के आगे है। पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर वेव, करंट्स एंड टाइड्स पूछा गया है। तो अभी तक टाइड्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, बस 2025 में एक हिंट दे दी थी कि भाई मैं टाइड्स से क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि उनने ओशन वेव्स और ओशनिक वेव्स, ओशन करंट्स और टाइड्स से एक ही क्वेश्चन पूछ लिया था, वो भी 10 मार्क्स में। दैट मीन 3 नंबर का या 3.33 मार्क्स का जो था वो टाइड्स को दिया गया था। तो इसने क्या किया, एक हिंट छोड़ी है कि भाई मेरा ध्यान टाइड्स की तरफ चला गया, इसीलिए हम लोगों को ये टॉपिक करना पड़ेगा। तो जो लोग ये सोच रहे होंगे कि अरे सर ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर अभी तक टाइड्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सबसे बड़ा आंसर यही है कि भाई नहीं, यहाँ पर मैं कोई भी आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखो सिलेबस के अंदर जो रेड वाला ये वाला चीज़ है वो मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, और जो हाईलाइटेड येलो में है वो अपन लोग कर रहे हैं। सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है टाइड्स, ओशन टाइड्स, है ना। साथ में आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर लास्ट 40 ईयर के जब मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था, तो प्रीवियस ईयर मतलब अभी 2025 में ही, अभी इसी साल इसी बार ही 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, जिसके अंदर ओशन टाइड्स का भी पूछ लिया गया है, थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ओशन वेव, ओशन करंट एंड टाइड्स। तो इसने हिंट दे दी कि भाई टाइड्स से क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं, इसीलिए हम लोगों को टाइड्स का इस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करना पड़ेगा कि भाई एग्जाम के अंदर आप लोगों का अगर 15 मार्क्स या 20 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप लोगों का आराम से बन जाए। आज जो है, क्योंकि जो पूरा का पूरा मटेरियल कुछ ज़्यादा लंबा हो रहा था, 2 घंटे के समथिंग मेरा वीडियो बन रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। तो नेक्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट डे आएगा, तो आप ये मत समझना किया। और अगर मेरा नेक्स्ट पार्ट अगर आ चुका है, अगर आप थोड़े दिन बाद देख रहे हैं, साथ में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को दोनों एक साथ खत्म कर देना, ठीक है। वो एक ही क्लास का पार्ट है, बस इसका मैंने वीडियोस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट करें अपन लोग ओशन टाइड्स, है ना। कुछ उसमें स्पेशल नहीं है, नॉर्मली आप लोग एग्जाम के अंदर जिस तरीके से लिखा होगा उसी लैंग्वेज में मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं जनरल स्टडीज टाइप का बहुत कम देखूंगा, मैं बता दूंगा कि भाई ये जनरल स्टडीज टाइप का है और वो है, ठीक है। नाउ ओशन टाइड्स होते क्या है भाई? टाइड्स क्या होते हैं? मैंने आप लोगों को जब ओशन वाटर का मूवमेंट बताया था, तो मैंने बताया था कि ओशन वाटर जो होता है ओशन के अंदर 2 तरीके से मूव करता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो वेव की फॉर्म में होगा या फिर ओशन करंट की फॉर्म में, है ना। लेकिन वर्टिकल मूवमेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ऊपर नीचे होता रहेगा वो चीज, तो वो या तो टाइड्स की फॉर्म में होगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो अप वेलिंग होगा, नीचे जाएगा तो डाउन वेलिंग होगा। यही चीजें बताई थी मैंने आप लोगों को। तो उसमें से जो वर्टिकल मूवमेंट जो अपन लोग देख रहे हैं, इसका मतलब पीरियोडिक राइज और फॉल अगर सी लेवल का होता है, तो वही वाली बात चल रही है। ओशन टाइड्स आर दी पीरियोडिक एंड रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल caused mainly by the gravitational attraction of moon and the सन। अब कई लोग होंगे अरे सर मून और सन का भी इफेक्ट पड़ता है,
भाई देखो ये फिर आप लोगों के लिए क्लास नहीं है, सीधी बात मैं बता दूं। अगर आप लोगों ने इतना बेसिक भी नहीं पढ़ा है, जनरल स्टडीज की भी तैयारी नहीं की है, तो भाई देखो इतना अपन लोग अपन एक लेवल ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना तो कॉमन सेंस लगाओ कि भाई हाँ ये चीजें होती है, ग्रेविटी पर इफेक्ट पड़ती है, और इतना बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, ये मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। और अगर नहीं पता है कोई बात नहीं है, मैं पूरा का पूरा जनरल स्टडीज टाइप का भी एक पूरा मॉड्यूल लेके आऊंगा। अभी प्रिया आ रहा है तो वो आप लोगों के लिए शॉर्टकट भी लेके आऊंगा, तो ऑटोमेटिक ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। जरूरत होगी तो एग्जाम में पूछा जाता है तो, नहीं तो नहीं बताऊंगा तो भी, ठीक है। नाउ तो क्या होता है, मून और सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण अर्थ के ऊपर जो पानी है ना, वो ऊपर नीचे होता जाता है, ऊपर नीचे पीरियोडिकली होता जाता है। और इससे क्या होगा, मेरा सी लेवल जो होगा वो पूरा का पूरा चेंज होता जाएगा पीरियोडिक। अब पीरियोडिक क्यों हो रहा है, आप लोगों को पता है कि जो मेरा मून है उसकी पोजीशन और सन की पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होती जाती है। हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई देखो मून है जो है अर्थ का रोटेशन करता है, तो पहले वो अर्थ वो यहाँ था, यहाँ पर सन था, ठीक है, मान लो यहाँ सन था, यहाँ मून था। अब एक टाइम ऐसा आएगा, ठीक है, ये क्या आएगा, ये मेरा फुल मून हो गया। अब ये न्यू मून का टाइम जब होगा, जहां पर जो अब अमावस्या जिसको बोलते हैं, इसमें चांद दिखाई नहीं देता है, तो जो न्यू मून के टाइम पर क्या होगा, वो यहाँ होगा। तो यहाँ पर जो होगा अफेक्ट अलग करेगा, यहाँ पर इफेक्ट अलग करेगा, यहाँ पर इफेक्ट अलग करेगा, यहाँ पर इफेक्ट अलग करेगा अपने उसके ऊपर, है ना, अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एक पीरियोडिक और रिदमिक राइज एंड फॉल होता है सी लेवल का। आई बात समझ में। अलोंग विद द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अर्थ मून सिस्टम, किसके साथ में, अब ये तो केवल सन और उसका तो है ही है, साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ मून सिस्टम के कारण, उसके साथ में। आई बात समझ में, है ना। तो केवल और केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ही नहीं, अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है अर्थ और मून सिस्टम के कारण, उसके कारण भी ये क्या होता है, पीरियोडिक और रिदमिक राइज एंड फॉल होता है सी लेवल का, है ना। टाइड्स इन्वॉल्व वर्टिकल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, क्या होता है, टाइड्स में क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, विच क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम देम फ्रॉम दी ओशन वेव। देखो अब जब ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये ओशन वेव से पूरा का पूरा तरीके से अलग होंगी, जिसके अंदर ओशन वेव, अब जैसे ओशन वेव है वो क्या था, ऑसिलेटरी सरफेस मूवमेंट हो रहा था जो कि विंड के द्वारा हो रहा था, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा था। ऐसे ही ओशन करंट जो है उसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर मासेस हो रहा था, बहुत ज्यादा तरीके से पानी के पानी जो है फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा था। तो ये पूरे तरीके से डिस्टिंग्विश हो जाता है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर जो है वर्टिकल मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, है ना। तो एग्जाम में अगर लिखकर आना है तो क्या लिखोगे, ओशन टाइड्स आर एस्ट्रोनॉमिकली कंट्रोल्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द सी वाटर, है ना। तो ये क्या है, ये एस्ट्रोनॉमिकली कंट्रोल्ड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ सी वाटर है। आई बात समझ में, है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखो इसी टाइप से मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो क्या होता है, मोटा मोटा ये मेरी पोजीशंस है, ये मेरी पोजीशंस है अर्थ की, सन की। ये मेरा सन तो एक ही जगह पर है ना, ये मेरा सन एक ही जगह पर है। अब कॉमन सेंस लगाना, न्यू मून का मतलब क्या है, न्यू मून का मतलब है मेरा मून की जो पोजीशन होगी ना वो यहाँ होगी। इसका मतलब अमावस्या होगी, हमारे यहाँ से मून दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर सन जो हो गया ये मून हो गया, यहाँ पर इसकी रोशनी पड़ रही है ना। तो न्यू मून जो है स्प्रिंग टाइड्स यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर आप लोगों की स्प्रिंग टाइड्स आएंगी। अब मैं स्प्रिंग टाइड्स क्या होती है, वो क्या होते हैं, वो सब बाद में बताऊंगा, लेकिन समझो यहाँ पर ये मून हो गया तो यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सन वाली बात भी होगी, यहाँ पर मून वाली बात भी होगी। तो इन दोनों की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी जो है वो इसको एक ही तरफ खींचने की कोशिश करेगी, किधर खींचने की कोशिश करेगी, इधर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन जो अर्थ है वो तो पूरा का पूरा सॉलिड है, लेकिन लिक्विड फॉर्म या गैस फॉर्म में क्या चीज है अपनी, वाटर है। तो वाटर किधर जाएगा मेरा, इधर की तरफ जाएगा, है कि नहीं है, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वाटर मेरा ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसे ही नीचे जो है इधर की तरफ जो मेरा जाएगा लूनर टाइड्स होगी, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा सोलर टाइड हो जाएगा, यहाँ पर मेरा लूनर टाइड हो जाएगा। आई बात समझ में। तो मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बल्जिंग देखने को नहीं मिलेगी क्या सी में, है ना, यहाँ पर मेरा हाइट ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर जब हाइट ज्यादा होगी तो पानी तो मेरा उतना ही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, लो वाटर में हो जाएगा। तो देखो जब अपन लोग स्प्रिंग टाइड की बात करेंगे, स्प्रिंग टाइड की बात करोगे
तो यहाँ पर लो वाटर जो वाला ये वाला इलाका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लो वाटर है तो देखो यहाँ पर लो वाटर बना हुआ है। ऐसे ही हाई वाटर में आप लोगों का ऊपर हो जाएगा पानी की, है कि नहीं है। अब अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो देखो बीच में यहाँ पर आया, ठीक है, तो आधा चांद अपना निकल आया, अभी पूरा यहाँ पर नहीं आया, न्यू मून नहीं हुआ है अभी, है ना, 7 दिन हुए हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, अब सोलर तो पहले से कंट्रैक्ट कर ही रहा है, तो यहाँ पर मेरा सोलर टाइड रहेगा, ये व्हाइट वाला दिख रहा है और ये मेरा ब्लू वाला दिख रहा है। अब ये जो चांद है इसकी ग्रेविटी क्या करेगी, इसको इधर खींचेगी, तो ये भी मेरा हाई टाइड हो जाएगा, यहाँ पर भी मेरा हाई टाइड हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर मुझे लो टाइड देखने को मिलेगा। लेकिन एज कंपेयर टू द सोलर टाइड मेरा लूनर टाइड जो होगा उसका दोनों में अंतर रहेगा थोड़ा सा, है ना, वो दूर है ये पास में है, तो दोनों का इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है, वो पड़ रहा है। आई बात समझ में। अब क्या हो जाएगा, फुल मून अभी क्या है, अब जब भी मेरा सन से मून का एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा, चलो मैं यहाँ पर बना के दिखाता हूं, जब भी मेरा सन और मून का जो एंगल 90 डिग्री बनेगा उसको मैं क्या बोलूं, उस टाइम पर मेरी कौन सी टाइड बनेगी, मेरी बनेगी नीप टाइड, क्या बोले बनेगी, नीप टाइड, ठीक है। और जिस टाइम पर मेरा मून और सन का जो एंगल होगा वो इतना, वो दोनों ही एक ही लाइन में होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, स्प्रिंग टाइड बनेगी। उस टाइम पे क्या बनेगी, स्प्रिंग टाइड बनेगी। ये चीज दिमाग में रखना बस, और कुछ नहीं है। अब देखो यहां पर मेरा सन है, यहां पर मेरा मून है, सन अपनी तरफ खींचेगा, मून अपनी तरफ खींचेगा, तो दोनों तरफ क्या बन गई आप लोगों की, टाइड बन गई। तो यहाँ पर सोलर टाइड हो जाएगी, ये व्हाइट वाली जो है अपनी लूनर टाइड हो जाएगी। आ गई बात समझ में, है ना। अब कहीं भी हो नॉर्मली सिर्फ अपने 2 टाइप के बनते हैं पोजीशन के हिसाब से। अगर मैं क्वार्टर में बात करूंगा स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड। आ गई बात समझ में नॉर्मली, है ना। अपना सिर्फ कुछ नहीं है, मून की पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब देखो, अब केवल और केवल मून वाली बात नहीं आएगी, अपनी अर्थ भी तो मूव कर रही है ना, तो नॉर्मली ये भी ऐसे मूव कर रही है, और इसकी जो सन और मून और मून और अर्थ और सन और अर्थ, इसकी डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नॉर्मली, ठीक है। नाउ ऑरिजिन ऑफ ओशन टाइड, ये किस तरीके से ओशन टाइड्स आ रही हैं वो समझो पहले तो। द ऑरिजिन ऑफ टाइड इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग विद इन द अर्थ मून सन सिस्टम, है ना। अर्थ मून और सन सिस्टम के क्या ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आप लोगों की क्या बन रही है, टाइड्स ओरिजिनेट हो रही हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाली बात देखो, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको पता होगा, लेकिन जो लोग ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के हैं उन लोगों ने 10th तक भी पढ़ा हो तो अच्छी याद है, और नहीं पढ़ा है तो कॉमन सेंस लगाना कि जो अर्थ जो है और जो मून है और जो सन है, ठीक है, अर्थ और मून जो है वो सन का एक साथ चक्कर लगाते हैं, और अर्थ का चक्कर कौन लगा रहा है, आपका मून लगा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इनका कॉमन सेंटर ऑफ मास बन जाएगा, जिससे क्या करेगा, ये आउटवर्ड फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की में, है ना। जब आप लोगों को ग्रेविटी पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा कि जो बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण मेरा जो अर्थ है वो सन से दूर नहीं जा रहा है, ऐसे ही मेरा मून जो है वो मेरा अर्थ से दूर नहीं जा रहा है ना, दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण। तो ये चीज समझो। तो अब कौन कौन सी चीजें जो होंगी वो उस पर अफेक्ट करेगी। पहली चीज होगी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून के कारण जो ओरिजिनेट होता है, कैसे, मून एक्सर्ट्स ग्रेविटेशनल पुल ऑन अर्थ ओशन। अब एक बात बताओ कि जो मून होगा उसके पास भी तो ग्रेविटी होगी, तो वो अपनी तरफ नहीं खींचेगा क्या, अर्थ को खींचेगा ना। अर्थ अपनी, माना अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है लेकिन मून की भी तो खुद ग्रेविटी होगी, तो मून जो है वो अपनी अर्थ को खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसमें जो ओशन है वो अपनी तरफ पुल होगा, वो अपने मून की तरफ पुल होगा। तो इससे क्या होगा आप लोगों का, पुल जो होगा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा ऑन द साइड फेसिंग द मून। जिस साइड आप लोगों का मून को फेस कर रहा होगा अर्थ, जैसे मेरा अर्थ जो है वो मून को मान लो यहाँ फेस कर रहा है, तो जब फेस कर रहा है तो क्या करेगा, इस तरफ जो पुल होगा बहुत ज्यादा होगा, इस तरफ कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो क्या होगा आप लोगों का, टाइडल बल्ज देखने को मिलता है उस साइड। आई बात समझ में। जब उस साइड टाइडल बल्ज देखने को मिलेगा तो क्या होगा आप लोगों का, यहाँ पर ये चीज क्या है आप लोगों की, टाइड हो गई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों को टाइडल बल्ज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर तो पतला रहेगा, यहाँ पर फेस नहीं है ना, यहाँ पर तो इस चक्कर में वो हो गया। आगे बात समझ में, है ना। ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो भी इस पर ऐसे इफेक्ट करता है, कैसे, अर्थ एंड मून
इन रिवॉल्व अराउंड द कॉमन सेंटर ऑफ मास। एक सेंटर ऑफ मास दोनों का एक जैसा एक ही होता है, इसीलिए एक दोनों आपस में ये रिवॉल्व करते हैं। प्रोड्यूसेस एन आउटवर्ड फोर्स ऑन द अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड में क्या होगा, एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, रिजल्टिंग इन द सेकेंड टाइडल बल्ज। तो क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का दूसरा टाइडल बल्ज देखने को मिलेगा। अब देखो मैं बताऊं, अगर आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं होता तो मेरा जो ओशन के जो टाइडल बल्ज जो होता है ना, ये मेरा अर्थ हो गया, ये मेरा मून हो गया, तो मेरा ओशन का टाइडल बल्ज कैसे देखने को मिलता है, मेरा इस तरीके से देखने को मिलता है कि नहीं है, यहाँ ऊपर देखने को मिलता, और यहाँ पर मेरा बहुत नीचा होता। लेकिन बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, जब ये मूव करेंगे तो आपको पता होगा ना, जब पीछे कोई चीज आगे जाती है तो यहाँ पर एक बल्ज देखने को मिलता है पीछे की तरफ, तो अपोजिट साइड में भी आप लोगों का एक बल्ज हो जाएगा, तो दोनों तरफ आप लोगों का एक बल्ज हो गया, तो सेकंड टाइडल बल्ज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दो टाइडल बल्ज देखने को मिलती है हमेशा हर पीरियोडिक टाइम में। आगे बात समझ में है ना। नाउ तीसरा है रोल ऑफ सन। सन भी एक रीजन है ना। सन ऑल्सो एक्सर्ट्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको अब ऑब्वियस से पता है कि सन का भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ये क्या करता है, इफेक्ट इज वीकर ड्यू टू द ग्रेटर डिस्टेंस। हाँ, माना कि ये अपना ग्रेविटेशनल पुल ले रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत वीक होता है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। इससे क्या हो जाएगा, अब ये करता क्या है, केवल ये मॉडिफाई करता है टाइडल रेंज ड्यूरिंग द स्पेसिफिक अलाइनमेंट। एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट होगा, उस टाइम पर टाइडल रेंज को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। आगे बात समझ में। तो देखो रिजल्टिंग टाइड, ये देखो लूनर टाइड जो हो गया मेरा, ठीक है, सोलर टाइड जो हो गया, क्योंकि इसके कारण हो रहा है ना, न्यू मून और वो वाली बात चल रही है। न्यू मून के टाइम पे कहाँ हो गई, यहाँ पर चीज होगी तो इधर की तरफ टाइड बनेगी, और फुल मून के टाइम पर इधर की तरफ टाइड बनेगी। तो दोनों का एक साथ ही बना दिया अपन लोगों ने, जो इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दोनों अलग अलग टाइम है, ठीक है। अब साथ में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है, तो पीछे तो रहेगा ही रहेगा ना, तो दोनों अलग अलग चीज हो गई। आगे बात समझ में। तो रिजल्टिंग टाइड एक बहुत ऊंची टाइड बन जाएगी। ये अपना किसके कारण हो रहा है, सोलर टाइड के कारण इतनी सी उठेगी, फिर लूनर के कारण इतनी सी उठेगी, तो दोनों का जो इफेक्ट कंबाइन इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर इतनी ऊंची टाइड और देखने को मिलेगी। लहर, बहुत ऊंची लहर, ठीक है, वर्टिकल लहर तो बोल नहीं रहे, लहर तो अपने ऐसे चलती है, लेकिन जो ऊंचा ऐसा दिखाई दे रहा है ना, वो हो गया। दो द सन इज लार्जर, द मून इज प्राइमरी कंट्रोलिंग द फोर्स ऑफ टाइड ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी। हाँ, माना कि मेरा जो सन है वो बहुत ज्यादा है, उसका ग्रेविटेशनल पुल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, उसके कारण मेरा जो मून है वो प्राइमरी कंट्रोल कर रहा है फोर्स को। आई बात समझ में, है ना। नाउ डेली टाइडल साइकिल, ये तो मैंने अभी तक आप लोगों को इंट्रो बताया था इस चीज का, ठीक है, जो हो गया। अब देखो डेली टाइडल साइकिल्स कैसी होती हैं, देखो डेली ड्यू टू द अर्थ रोटेशन मोस्ट कोस्टल रीजन्स एक्सपीरियंस द टू हाई टाइड्स। अपन मोस्ट ऑफ द कोस्टल रीजन्स क्या होते हैं, हमेशा दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स मिलती हैं अपन लोग को ड्यूरिंग द लूनर डे ऑफ 24 आवर एंड 50 मिनट। कई लोग ना 45 मिनट भी लिखते हैं, तो आप लोग 45 मिनट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। 24 घंटे 50 मिनट, लगभग 25 घंटे के आसपास में ही क्या होता है आप लोगों का, ये देखने को मिलता है। क्या, दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स। क्यों, क्योंकि मेरी अर्थ जो है अपनी पोजीशन पे तो घूम रही है ना, ऊपर से मेरा मून भी है, मून भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो दोनों एक यहाँ पर आएगी, एक टाइम ऐसा 12 घंटे में, फिर 12 घंटे में ऐसा आएगा। पूरा चक्कर करने में तो इसको 24 घंटे लग रहे हैं ना, तो जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ पर ऊंची हो जाएगी, जब यहाँ आएगी, जब ये अर्थ यहाँ पर फिर से लौट के आएगी ये वाली, तो यहाँ हो जाएगी। तो मेरा मून वही है, लेकिन मेरी जो अर्थ जो रोटेट कर रही है वो भी तो रोटेट कर रही है हर 12 घंटे में, तो इसीलिए मेरे दो हाई टाइड्स और दो लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। देखो कैसे, ये मेरा मून है, अब ये मेरी अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है। अब जब मेरी अर्थ की एक पोजीशन यहाँ पर होगी, यहाँ पर जब मेरा होगा तो एक टाइड तो यहाँ हो जाएगी, एक हाई टाइड है ना, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, लो टाइड देखने को मिलेगा। फिर जब मेरी ये अर्थ का ये वाली जो पोजीशन है ये यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर ये वाली जो चीज जो पहले हाई टाइड थी, यहाँ पर एक लो टाइड हो जाएगी, यहाँ पर एक हाई टाइड हो जाएगी। साथ में ये वाली दोनों, तो ये हाई टाइड हो गई, साथ में यहाँ पर जो है यहाँ पर लो टाइड देखने को मिलेगी। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं जो बोलने वाला था मैं आप लोगों को समझा नहीं पा रहा हूँ, ये चीज हो जाएगी। देखो इस तरीके से टाइड बनती है, मैं पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। ये देखो मेरा मून जो है, ये मेरी टाइड बन रही है, ठीक है, ये मेरी टाइड बन रही है, तो ये मेरी हाई टाइड, ये मेरी हाई टाइड, यहाँ पर मेरी लो टाइड। अब यही चीज मेरी क्या होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इधर की तरफ यहाँ आ जाएगी, अर्थ घूम के, है ना, तो मेरी यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर अब मेरी यहाँ पर हाई टाइड हो जाएगी, यहाँ पर मेरी
लो टाइड हो जाएगी, तो ऐसे मेरी बनती जाएगी। आई बात समझ में? तो टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव टाइडल इज अबाउट 12 आवर 25 मिनट। तो मतलब दो अपनी टाइड्स के बीच में 12 घंटे 25 मिनट का लगभग अपना अंत टाइम गैप होता है, ठीक है, दोनों को उठने में। एक्चुअल टाइमिंग वेरीज ड्यू टू द कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन एंड बेसिन शेप। क्यों भाई? अगर देखो प्रैक्टिकली बात की है तो ऐसी है, लेकिन एक्चुअल टाइमिंग जो है वेरी करती है, क्योंकि कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन और बेसिन शेप भी तो मैटर करता है इस चीज में कि कितना कैसा शेप है, किस तरीके से उस पर कैसे पुल कर पा रहा है कि नहीं है, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। तो याद रखना कि मेरा एक दिन के अंदर 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स देखने को मिलते हैं 24 घंटे 50 मिनट के अंतराल में, और एक टाइड और उस दो टाइड्स के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा मेरा? 12 घंटे 25 मिनट का होगा। लेकिन ये एक आइडियल बात है, जब मेरा कोस्टल कॉन्फ़िगरेशन और बेसिन शेप की मैं बात करूंगा तो एक्चुअल टाइम जो होगा वो वेरी करेगा, है ना? आगे बात समझ में? अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर ओरिजिन बता दिया था कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, रोल ऑफ सन के कारण ये चीज होती है। लेकिन अब जब मैं ओरिजिन की बात करूंगा तो आप लोगों को मैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन टाइड्स पे आप लोगों को ले जाना चाहूंगा, क्योंकि अब एग्जाम में जब आप लिखोगे तो जब तक आप लोगों ने थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ ओशन टाइड्स नहीं लिखी तो आप लोगों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। चाहे अब देखो यहाँ पर आप लोगों को ऐसे वो डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि थ्योरीज लिखो या ये वो थ्योरीज लिखो, ये थ्योरीज लिखो, लेकिन आप लोगों को ओरिजिन में यूज करके आना है, इंटीग्रेट करके आना है इस चीज को, है ना? तो देखो, थ्योरीज ऑफ टाइड्स अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन दी जनरेशन, मूवमेंट एंड स्पेशल वेरिएशन ऑफ टाइड्स। क्या करता है भाई? थ्योरीज जो थी वो क्या अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही हैं? जो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं जनरेशन, मूवमेंट एंड स्पेशल वेरिएशन, मतलब अलग अलग जगह पर टाइड्स की जो हाइट वगैरह होती है ना, वो ऑफ द टाइड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस। एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस कौन सी हो गई? मून एंड सन, है ना? एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेस एंड अर्थ रोटेशन, साथ में अर्थ रोटेशन, ये इन चीजों के इफेक्ट को भी समझाने की कोशिश करती हैं हमारी थ्योरीज। कोई भी एक सिंगल थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से टाइडल बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसीलिए हम लोगों को डिफरेंट थ्योरीज जो है वो पढ़ना पड़ती हैं, और डिफरेंट थ्योरीज ही एक्सप्लेन करती हैं डिफरेंट एस्पेक्ट को। आई बात समझ में? वो तो कहीं भी देखा जाए तो एक थ्योरी एक या दो चीज को एक्सप्लेन करेगी, इसका मतलब अपन को मेनली ज्यादातर मैक्सिमम थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। तो देखो, थ्योरीज तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा है, अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ 3 थ्योरीज के बारे में बताना चाहूंगा, ठीक है? तो जो मेन जो थ्योरीज हैं आप लोगों की, पहले मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। वेट टाइप्स, देखो थ्योरीज ऑफ ओरिजिन में अगर मैं बात करूंगा तो देखो, एक जो थ्योरी है वो तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइजैक न्यूटन, है ना? इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ आइजैक न्यूटन। देखो अपने इंट्रो में आप लिख के सकते हो, इक्विलिब्रियम थ्योरी एक हो गई, दूसरी हो गई डायनेमिक थ्योरी जो कि लाप्लास ने दी थी, एक हो गई विलियम वेलेक की प्रोग्रेसिव थ्योरी, है ना? ये 3 मैं आप लोगों को आज डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके अलावा और भी थ्योरी होती है, ठीक है? एक होती है कैनाल थ्योरी, क्या होती है? एक होती है कैनाल थ्योरी, यहाँ मैं लिखना नहीं भूल गया, चलो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ यहाँ पर, शायद थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है? मैं स्लाइड में लिखना भूल गया मुझे, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लेना। थ्योरीज आर, एक तो इक्विलिब्रियम थ्योरीज ऑफ, किसकी? न्यूटन की है, 1687 में आई थी ये, है ना? फिर दूसरी थ्योरी जो है वो है डायनेमिक थ्योरी, डायनेमिक थ्योरी ऑफ लाप्लास, ठीक है? ये 1755 में आई थी, आप लोग नोट्स में लिखते हैं ना ये चीज। फिर है आप लोगों की प्रोग्रेसिव थ्योरी, ठीक है? ये 1833 में आई थी, और ये दिया किसने था? आई थिंक ये डब्लू वेल ने दिया था ये, आई थिंक, ठीक है? आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लेना, डब्लू वेल ने ही दिया था, मैक्सिमम तो चांसेस है 90%, ठीक है? साथ में एक और थ्योरी होती है कैनाल थ्योरी, ये एरी ने दिया था, ठीक है, 1842 में। और एक और है स्टेशनरी वेव थ्योरी, ये मैं आज यूज करूंगा, स्टेशनरी वेव थ्योरी, जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा। स्टेशनरी वेव थ्योरी ये किसने दिया था? हैरिस ने दिया था, हैरिक, ठीक है, इसने दिया था। तो ये वाली इतनी सारी थ्योरीज हैं, लेकिन क्या ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है? द आंसर इज
नो, है ना। तो आप लोग अगर मोटा मोटा अगर वैसे लिख के आओ तो नाम नाम लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ओरिजिन पर एग्जैक्ट पूछ लिया तो आप लोगों को थ्योरीज तो बताने पड़ेंगी। तो मैं 3 थ्योरीज यहां पर मेनली डिस्कस करूंगा। पहली होगी जिसमें से इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ टाइड्स। क्या होगी? इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ टाइड्स। इसको देने वाले कौन थे? वो थे आइजैक न्यूटन। उन्होंने 1687 में ये थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था द इक्विलिब्रियम थ्योरी, देखो नाम से समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करता है। तो इक्विलिब्रियम थ्योरी was proposed by the Sir Isaac Newton in 1687 as part of his law of universal gravitation, है ना। तो लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के अंदर ही ये वाली थ्योरी दी गई थी। इट इज द अर्लीस्ट एंड मोस्ट फंडामेंटल थ्योरी एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ टाइड्स। ये सबसे ज्यादा फंडामेंटल थ्योरी है भाई। लेकिन इस थ्योरी के लिए अज्यूम किया गया था, देखो बहुत पुरानी थ्योरी है, 1687 की बात है, तो इसमें अजम्पशंस बहुत ज्यादा है। पहली बात, अर्थ इज कंप्लीटली कवर्ड बाय यूनिफॉर्म ओशन ऑफ कांस्टेंट डेप्थ। भाई सबसे पहला अजम्पशन इन्होंने ये किया कि भाई यहां पर ओशन जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहां पर जो डेप्थ होगी वो कांस्टेंट होगी। यहां पर ये बात नहीं कर रहे कि भाई ये बहुत नीचे आ रहा है, नहीं, इन्हें ये बोला कि ऐसे पूरा का पूरा गया है और पूरी जगह पर ओशन पूरा का पूरा है। तो ये पहला अजम्पशन है भाई। हाँ माना ये नेगेटिव बात है, लेकिन ये अज्यूम किया है। दूसरा अजम्पशन इन्होंने लिया था, ओशन सरफेस इंस्टेंटली एडजस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी बात है, ओशन सरफेस जो है वो इंस्टेंटली एडजस्ट कर जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को। अब पॉसिबल ही नहीं भाई, इनने पहला ही अब मान लिया कि ओशन जो है वो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म ओशन है कि नहीं है, और कांस्टेंट डेप्थ है। तो इसीलिए उनको क्या करना पड़ेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स भी जो है वो इंस्टेंटली एडजस्ट हो जाती है। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं है ना। ऐसे ही नो कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन ऑब्स्ट्रक्ट टाइडल मोशन, मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट या फिर ओशन बेसिन जो है वो टाइडल मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, ये इन्हें अज्यूम किया है। लेकिन हकीकत में तो होता ही है ना। अर्थ रोटेशन बीनीथ स्टेशनरी टाइडल बल्ज। क्या होगा भाई, अर्थ जो है वो स्टेशनरी टाइडल बल्ज के नीचे रोटेट करती है। क्या भाई, उन्होंने बोला कि भाई अगर मेरा जो टाइड जो है वो बल्ज कर गई, मतलब ऊपर उठ गई, तो इसके नीचे जो है रोटेट करती रहेगी। इसका मतलब ये है, उनका कहने का मतलब ये था कि जो मेरी अर्थ जो रोटेट कर रही है ना वो तो रोटेट करेगी, लेकिन जो बल्जिंग जो होगी वो स्टेशनरी होगी। वो ये बोल रहा है ना। सारी की सारी चीज बहुत कर अजम्पशन किया है भाई इनने, कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है। अब ये मत बोला सर ये तो गलत अजम्पशन किया, भाई करने दो। 1687 की बात है भाई, ठीक है, न्यूटन भाई। नाउ मैकेनिज्म ऑफ टाइड जनरेशन, भाई कैसे आप इसके अकॉर्डिंग कैसे टाइड जनरेट होती है। पहली बात, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून पुल ओशन वाटर टूवर्ड्स इट। क्या होगा, अब चूंकि सब कुछ यूनिफॉर्म ओशन है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इंस्टेंट एडजस्ट हो जाता है। आप लोगों का जो अर्थ जो रोटेट कर रही है स्टेशनरी टाइड बल्ज के नीचे कर रही है, साथ में आप लोग कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन है उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब जो है वो मून जो है वो पूरी तरीके से पुल कर लेगा ओशन वाटर को, है ना, अपनी तरफ। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे प्रोड्यूस होगा टाइडल बल्ज ऑन द नियर साइड ऑफ द अर्थ, है ना। तो क्या हो जाएगा, जो मून का जो पास का जो होगा ना वो वहां पर आप लोगों का क्या होगा, बल्ज जो होगी वो आ जाएगी। ये मेरा मून हो गया, ये मेरी अर्थ हो गई, तो इस साइड हो जाएगी, इस साइड नहीं, अपोजिट साइड नहीं। तो वहां पर ऐसे ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इस साइड हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेटेड ड्यू टू द अर्थ मून सिस्टम रिवॉल्विंग अराउंड अ कॉमन सेंटर ऑफ द मास। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बेरी सेंटर बोलते हैं। जो अपना कॉमन सेंटर ऑफ द मास होता है ना वो होता है बेरी सेंटर, ठीक है। ये प्रोड्यूस करता है सेकेंड बल्ज ऑन द अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड जो है किसके कारण आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है। आई बात समझ में। तो जब भी आप लोग बात करोगे कि जो मेरा अर्थ है, यहाँ पर मेरे 2 बल्ज आप लोग दिखाओगे, तो एक जो बल्ज है मून के कारण आ रहा है, एक बल्ज जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आ रहा है। इस साइड तो लो टाइड ही रहेगी, याद रखना, यहाँ लो टाइड रहेगी, है ना। तो मतलब हमेशा मून के अपोजिट साइड में भी आप लोगों को बल्ज देखने को मिलेगा, मतलब हाई टाइड देखने को मिलेगा। और आप लोगों के ये जो 90 डिग्री का एंगल है वहां पर आप लोगों को लो टाइड देखने को मिलेगा। आई बात समझ में, है ना। तो एज अर्थ रोटेट, अब अर्थ तो रोटेट करेगी, तो डिफरेंट लोकेशन पास थ्रू दीज बल्जेस। तो क्या हो जाएगा,
अब चूंकि मेरी अर्थ तो रोटेट हो रही है, तो जब भी वो रोटेट करेगी तो ये जो मून के पास में तो मून को तो फेस करती जाएगी ना हर टाइम में, तो जो होगा, जो मेरी डिफरेंट लोकेशन जो आएगी ना, वो इन बल्जेस को पास करती जाती है, एक्सपीरियंस हाई एंड लो टाइड। तो हर बार बार जो है हाई और लो टाइड्स देखने को मिलती है। तो मतलब देखा जाए तो एक जो हिस्सा है वो 24 आवर में सिर्फ एक ही बार आप लोगों को, 2 बार आप लोगों को दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि तो जब यहाँ पर ये चीज पोजीशन थी तब यहाँ पे हाई टाइड थी, जब वो यहाँ आएगी तो लो टाइड हो जाएगी, फिर यहाँ आएगी तो हाई टाइड हो जाएगी। तो मतलब एक पोजीशन जो है वो 2 बार एक्सपीरियंस करती है हाई टाइड और लो टाइड को। यही चीज तो मैंने पहले बताया था ना। और ये कब करती है? 24 आवर 50 मिनट के आसपास, है ना। और अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो 24 आवर 45 मिनट। आई बात समझ में, है ना। नाउ कंट्रीब्यूशन क्या है भाई इस थ्योरी के? ये एक्सप्लेन करता है बेसिक ओरिजिन ऑफ टाइड्स को। ऐसे ही ये एक्सप्लेन करता है स्प्रिंग एंड नीप टाइड्स को। स्प्रिंग टाइड्स क्या होती हैं? ये वाली, जब भी ये वाली पोजीशन होगी तो स्प्रिंग टाइड्स होंगी, यहां पर मेरी मून की पोजीशन होगी तो नीप टाइड्स होंगी। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली आ गई ना बात समझ में। ऐसे स्टेब्लिश करता है डोमिनेंट रोल ऑफ लूनर ग्रेविटी को। ऐसे ये क्या बता रहा है आप लोगों का? लूनर ग्रेविटी को की डोमिनेंट रोल को ये क्या करता है? स्टेब्लिश कर रहा है। आ गई बात समझ में। अब आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा किस तरीके से ये अपनी टाइड्स जनरेट हो रही है अपनी अर्थ के ऊपर। जैसे ये मेरी अर्थ है, ये मेरा मून है, ये मेरा सन है, ठीक है। ये मेरा अर्थ है, ये मून है, ये सन है। अर्थ, मून, सन, ठीक है। अब देखो मेरी अर्थ की पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर 1 ही कर देता हूँ उसको। वेट, 1 2 3 4, ठीक है। जब मेरा पहली पोजीशन होगी तो मेरी बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी मेरा जो पानी जो होगा वो कैसे उठेगा? ऐसे उठेगा कि नहीं उठेगा अपनी अर्थ पर, है ना। अब क्योंकि मून और अर्थ में क्या हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो इसके अपोजिट साइड में मतलब थर्ड पोजीशन पर भी क्या होगा? बल्ज देखने को मिलेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर बल्ज हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम लो हाइट हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर मेरी हाइट देखने को मिलेगी इस टाइम पे। अब जब मेरी जब 1 वाली पोजीशन है, ये जब 2 पे आएगी तो ये वाली यहाँ पर खिसक आएगी, तो क्या होगा? ये मेरी 4 वाली पोजीशन यहाँ आ जाएगी, तो यहाँ पर जो पहले 1 में जो हाई टाइड थी वो क्या हो जाएगी? मेरी लो टाइड हो जाएगी, है ना। यहाँ पर आ जाएगी, तो जब लो टाइड हो जाएगी तो यहाँ पर भी मेरी लो टाइड हो जाएगी। जो मेरा 3 वाला हिस्सा था वहां पर भी मेरी लो टाइड हो गई। अब ये कितनी देर में होगा ये वाली चीज? यहाँ पर ये कितनी देर में होगी? 12 घंटे अपनी 25 मिनट, है ना। 12 घंटे 25 मिनट के अंदर होगी, तो ये यहाँ पर आएगी। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, 12 घंटे 25 मिनट में बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये मेरा 24 घंटे बोलने वाला था मैं। ये इसका भी हाफ कर लो, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ पर ये फिर से क्या हो जाएगा? हाई टाइड हो जाएगी। तो इसका मतलब एक ही पोजीशन मेरी दिन में 24 आवर 50 मिनट के अंतराल में 2 बार हाई टाइड मिलती है उसको और 2 बार लो टाइड मिलती है। क्योंकि जब ये यहाँ आएगी तो यहाँ पर लो टाइड फिर हो जाएगी और फिर से ये यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाई टाइड हो जाएगी। तो मतलब 2 बार लो टाइड, 2 बार हाई टाइड। और जब भी मेरा मून और सन जो होगा वो सेम पोजीशन में होगा, मतलब मून और सन जो होगा सेम फेज पर होगा, तब मेरी स्प्रिंग टाइड बनेगी। और जब मेरी मून और सन की जो पोजीशन होगी वो 90 डिग्री की होगी, तो क्या बनेगी? मेरी नीप टाइड बनेगी। अब नीप टाइड क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों की टाइड इस तरीके से दिख रही है, अब सीधी सीधी ऊपर ऊपर, यहाँ पर सीधे सीधे लो टाइड हो रही है। लेकिन नीप टाइड क्यों होगी? क्योंकि अब मून के कारण यहाँ भी तो आप लोगों को थोड़ा सा बल्ज देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर सन वाला भी बल्ज देखने को मिलेगा, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया? नीप टाइड हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी पूरी तरीके से लो नहीं हुई है ना। आई बात समझ में? चलो अब इस थ्योरी की लिमिटेशन क्या? लिमिटेशन तो आप लोगों को अजम्पशन से समझ में आ गई होगी, है ना। इसकी तो आप लोगों को अजम्पशन से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसने अज्यूम किया था अर्थ हैज नो कॉन्टिनेंट। इसने क्या अज्यूम किया कि अर्थ के पास कोई कॉन्टिनेंट ही नहीं है। उन्होंने ये तो बोला ना यूनिफॉर्म है, जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक है। दूसरी बात, इन्होंने इग्नोर कर दिया ओशन बेसिन जियोमेट्री को और डेप्थ वेरिएशन को। इन्हें क्या बोलते हैं भाई? यूनिफॉर्म डेप्थ है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। अपन लोगों ने देखा पूरा का पूरा, जब अपन लोग बॉटम टोपोग्राफी देख रहे थे पूरे का पूरे अपने इसके अर्थ के ओशंस की, तब समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस तरीके से बॉटम टोपोग्राफी बनी थी, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे। अब वो तो बोला यूनिफॉर्म है ना। साथ में ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है टाइम लैग ऑफ टाइड्स। देखो अपन लोगों को मैंने ये बोल दिया कि हाँ भाई कि मेरा 12 घंटे में तो दोबारा से यहाँ पर टाइड आएगी, लेकिन नहीं आती है।
क्यों भाई, उसने पहले से ही डेप्थ वेरिएशन को तो इग्नोर मार दिया था ना। अपन को पता है कि ओशन बेसिन की जो स्ट्रक्चर है उसके कारण ये चीज का हो रहा है, लेकिन इसने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। साथ में फेल टू एक्सप्लेन दी एम्फीड्रोमिक पॉइंट, इसने एम्फीड्रोमिक पॉइंट को भी एक्सप्लेन करना नहीं कर पाया था ये। ठीक है, अब ये भी चीज मैं बताऊंगा आगे चल के, कोई टेंशन नहीं लेना। एग्जाम रेडी क्रिटिसिज्म अगर लिखना चाहो तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म करोगे तो भाई बहुत बुरी बात हो जाएगी। एक लाइन में लिखा ना, इक्विलिब्रियम थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन बट नॉट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ टाइड। ये अपन को एक्सप्लेन तो कर देता है कि भाई ओरिजिन कैसे हो रहा है, लेकिन एक्चुअल बिहेवियर क्या है टाइड का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो इस तरीके देखो पॉजिटिवनेस भी दिख गई अपन लोगों को उसके अंदर एग्जाम के अंदर, और ऐसा भी नहीं लगा कि हम लोगों ने नेगेटिव लिखा हुआ है ना। और अपना क्रिटिसिज्म भी हो गया, मतलब इसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं। भाई ये एक्सप्लेन तो कर रहा है ओरिजिन, है ना, लेकिन बस एक्चुअल बिहेवियर नहीं बता पाता है, तो कौन से हमने वो बोलती तो बुरा भी नहीं लगेगा, है ना। नाउ दूसरी थ्योरी जो हो गई प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी, जिसको अपन लोग डायनामिक थ्योरी ऑफ टाइड्स भी बोल सकते हैं। ये किसने दी थी? विलियम वेलवेल ने दी थी 1833 में, और इसको और ज्यादा डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी के अंदर। तो प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी होती क्या है भाई? प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द विलियम वेलवेल, ठीक है, देखो मैं पहले नहीं बता पाया था, डब्ल्यू वेलवेल, इन 1833 टू ओवरकम द स्टैटिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी। क्या है भाई? स्टैटिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम थ्योरी को जो ओवरकम करने के लिए क्या किया है इन्होंने बताया था। वेट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है, 1 मिनट। चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये विलियम वेलविंग ने दिया था, और इसको अपन लोग और द्वारा दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं? डायनामिक थ्योरी ऑफ टाइड्स। क्या बोल सकते हैं इसको? डायनामिक थ्योरी ऑफ टाइड्स। अब क्यों होता है भाई? पहले उससे पहले कोर कंसेप्ट समझो इसका। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइड्स आर लॉन्ग पीरियड वेव दैट ट्रेवल अक्रॉस द ओशन बेसिन। ये क्या होता है? ये लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं जो कि ओशन बेसिन के अक्रॉस जो होती हैं वो ट्रेवल करते हैं अंडर द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ लूनर एंड सोलर ग्रेविटी। भाई केवल और केवल लूनर और सोलर ग्रेविटी नहीं, कंबाइंड इफेक्ट हो रहा है किस किस चीज का? लूनर एंड सोलर ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन मतलब जिसको अपन कोरोलिस फोर्स भी बोलेंगे, और ओशन बेसिन कन्फिगरेशन। तो इसने क्या किया? इन तीनों चीजों को कंसिडर कर लिया। उसने तो ओशन बेसिन कन्फिगरेशन भी नहीं देखा था, अपना कोरोलिस फोर्स भी नहीं देखा था, लेकिन इनने ये देखा हुआ है। आई ना बात समझ में, है ना। तो इनमें तीन चीजों का इन्फ्लुएंस हो रहा है, किस किस चीज का? लूनर एंड सोलर ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन जिसको अपन लोग कोरोलिस फोर्स भी बोलते हैं, और ओशन बेसिन कन्फिगरेशन, है ना। नाउ मैकेनिज्म समझो इसका कैसे हो रहा है भाई? टाइड ओरिजिनेट एट प्रोग्रेसिव वेव जनरेटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई ऑब्वियस सी बात है, टाइड कब ओरिजिनेट होती है? जो तो अपन लोगों ने पहले देख चुके हैं कि भाई ये प्रोग्रेसिव वेव के रूप में क्या होते हैं? ओरिजिनेट करना स्टार्ट होते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स से जनरेट होते हैं। भाई खींच रहा है ना अपनी तरफ, है ना। तो मतलब ये वो जो पुराना वाला जो था वो पूरी तरीके से गलत नहीं था भाई, ओरिजिनेट इससे हो रहा है। अब ये वेव जो होंगी वो मूव करेंगी अक्रॉस दी ओशन बेसिन रादर देन रिमेनिंग स्टेशनरी। अब क्या होगा? ये ओशन बेसिन पर मूव करने लगेगा, ये स्टेशनरी नहीं रहेंगी। अब साथ में ड्यू टू द कोरोलिस फोर्स टाइडल वेव्स आर डिफ्लेक्टेड। अब कोरोलिस फोर्स के कारण देखो, मैंने ये तो बार बार आप लोगों को जियोमॉर्फोलॉजी में बार बार बताया है, अब मैं यहाँ पर बार बार और नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। फिर भी मोटा मोटा ये समझ लो कि जब आप लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करो, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करो, ये एक एक्चुअल फोर्स नहीं है, ये बस फील होने वाली फोर्स है। आप लोग देखोगे कुछ नहीं है, ठीक है, हकीकत में वो चीज अट्रैक्ट नहीं होगी, बस आप लोगों को फील होगा कि भाई ये चीज इसको मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? अपनी जो वेव होंगी ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरोलिस फोर्स ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से राइट साइड में मुड़ा हुआ फील होता है, ठीक है। हकीकत में हुआ नहीं है लेकिन होता है। तो मतलब जो अपनी मेरी टाइडल वेव्स जो होंगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और जो सदर्न हेमिस्फीयर होगा वहां पर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कोरिलेसिस फोर्स लग रहा है ना। दूसरी बात, टाइडल दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्फीड्रोमिक सिस्टम। इससे क्या हो रहा है? आप लोगों का एम्फीड्रोमिक सिस्टम जनरेट हो रहा है, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था ना, वो यहां पर हो रहा है। अब एम्फीड्रोमिक सिस्टम क्या होता है? इसके अंदर टाइडल रेंज इज 0 एट द सेंटर। सेंटर में क्या होगी? टाइडल रेंज 0 होगी, एम्फीड्रोमिक पॉइंट पर क्या होगी? 0 होगी, और
जैसे जैसे बाहर जाते जाएंगे वैसे वैसे रेंज जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी टाइडल की। आई बात समझ में टाइड्स की, है ना? एक चीज समझ में आ रही है ना नॉर्मली? तो कंट्रीब्यूशन क्या है इस थ्योरी का? भाई ये एक्सप्लेन करता है एक्चुअल टाइडल टाइमिंग्स को, है ना? ये एक्सप्लेन करता है एक्चुअल टाइडल टाइमिंग्स को। भाई कब आ रही है, कैसे नहीं आ रही, क्यों? भाई नॉर्मली आप लोगों की वेव जो हो रही है वो मूव कर रही है ना, तो साथ में कोरिलेस फोर्स का भी उसके अंदर आ गया चीज है, ठीक है? एम्फीड्रोमिक सिस्टम का भी समझ में आ रही है ये चीज है, नॉर्मली टाइड की रेंज समझ में आ रही है। तो इसीलिए जो चीज उसमें नहीं हो पा रही थी इसमें हो पा रही है कि एक्चुअल टाइडल टाइमिंग्स को भी एक्सप्लेन कर पा रहा है, और ये एक्सप्लेन कर पा रहा है वेरिएशन ऑफ टाइड्स अलोंग दी कोस्ट। कोस्ट के आसपास जो है वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसे ही ये एक्सप्लेन कर पा रहा है एब्सेंस ऑफ टाइड्स एट दी एम्फीड्रोमिक पॉइंट। एक एम्फीड्रोमिक पॉइंट होता है वहां पर टाइड्स नहीं होती है, ये इसको भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। क्यों? अपन लोगों ने देखा ना कि इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का जीरो टाइड रेंज हो रहा है एम्फीड्रोमिक पॉइंट पर, और टाइड रेंज इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप बाहर आते जाओगे, है ना? साथ में हाईली यूजफुल फॉर दी ओशन बेसिन स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन, है ना? तो ये बिल्कुल ओशन बेसिन अगर आप लोग एक्सप्लेन करना चाहोगे तो वहां पर भी सबसे ज्यादा ये यूजफुल देखने को मिलता है। तो ये वाली प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। डायग्राम में क्या करोगे, ये एक एम्फीड्रोमिक, देखो एक सर्कुलर टाइडल वेव बनाना रोटेटिंग अराउंड दी एम्फीड्रोमिक पॉइंट। एम्फीड्रोमिक पॉइंट पर आप लोगों की टाइड्स नहीं दिखाई देती है, और उसके जैसे जैसे आप दूर आते जाओगे कोरिलेसिस फोर्स जो है ये वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या होगी, हाई टाइड्स देखने को मिल रही है, ये हाई टाइड देखने को मिल रही है, ये हाई टाइड देखने को मिल रही है। प्रोग्रेसिव वेव रोटेट अराउंड दी एम्प्रोड्रोमिक पॉइंट, तो इस एम्प्रोड्रोमिक पॉइंट के रोटेट अराउंड जो है वो प्रोग्रेस कर रही है। अब याद रखना जो टाइड्स जो होंगी जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे इससे, इस पॉइंट से दूर जाते जाओगे, तो ये क्या होगी, इसकी रेंज जो होगी वो इंक्रीज होती जाएगी, और यहाँ पर जीरो रहेगा, ठीक है? जीरो टाइडल रेंज रहेगी, ये लिख लेना, जीरो टाइडल रेंज। आई बात समझ में, है ना? देखो नॉर्मली देखो मून है, ये मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है? इधर इस साइड नॉर्मली, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो गया रोटेशन, ये मेरा इधर की तरफ जो मूव कर रहा है, तो ये मेरा इस तरीके से बन सकता है ना? डायनामिक एम्फीड्रोमिक पॉइंट कौन सा हो जाएगा मेरा, ये वाला, है कि नहीं? एम्फीड्रोमिक पॉइंट ये तो होगा। अब जैसे जैसे आप दूर होते जाओगे इससे, वैसे वैसे मेरी टाइड की रेंज जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। आई बात समझ में, है ना? आ गई ना? अब क्योंकि जब सब कुछ ये एक्सप्लेन कर पा रहा है तो लिमिटेशन क्या है भाई? सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है मैथमेटिकली, है ना? तो भाई हर चीज को वो कर पा रहा है। ऐसे ही डिफिकल्ट टू अप्लाई विदाउट डिटेल्ड बैथीमेट्रिक डाटा, मतलब अगर आप लोग डिटेल्ड बैथीमेट्रिक डाटा नहीं ले पाए तो आप लोगों का इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। लेस इफेक्टिव फॉर इनक्लोज्ड सी विदाउट फ्री वेव मूवमेंट, भाई बहुत कम, इसको अपन लोग इनक्लोज्ड सी में नहीं कर पाएंगे, फ्री वेव मूवमेंट वाली बात नहीं आ पाएगी, क्योंकि अपन लोगों ने पहले ही बोल दिया है कि भाई आप लोगों का कोरिलेस फोर्स लगता है, और साथ में एम्प्रीडोमिक पॉइंट के आसपास ही आप लोगों की देखने को मिलती है। आई बात समझ में? तो एग्जाम के अंदर क्या लाइन लिख लोगे, प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी एक्सप्लेन दी डायनामिक बिहेवियर ऑफ टाइड्स बट रिक्वायर्स बेसिन स्पेसिफिक एनालिसिस। तो क्या है भाई, ये प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करेगी आप लोगों की डायनामिक बिहेवियर ऑफ द टाइड, बट रिक्वायर है इसमें बेसिन स्पेसिफिक एनालिसिस, है ना? आगे बात समझ में? नेक्स्ट, स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स क्या है? स्टेशनरी वेव थ्योरी ऑफ टाइड्स, भाई क्या जो तीसरी थ्योरी है, ये डेवलप एज अ रिफाइनमेंट ऑफ द डायनामिक अप्रोच। भाई इसको अपन थोड़ा सा अपन लोग रिफाइन कर पा रहे हैं, है वही चीज। द स्टेशनरी वेव थ्योरी वाज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन दी टाइडल बिहेवियर इन इनक्लोज्ड एंड सेमी इनक्लोज्ड सी। इसकी ये कमी थी ना, इनक्लोज्ड और सेमी इनक्लोज्ड सी को नहीं कर पा रहा था एक्सप्लेन, ये कर पाएगा विदाउट फ्री, नो सॉरी, वेयर टाइडल वेव कैन नॉट प्रोपोगेट फ्रीली। यहां पर आप लोगों की टाइडल वेव जो है वो प्रोपोगेट नहीं कर पाती फ्रीली, ठीक है? तो कोर कंसेप्ट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टाइडल वेव बिहेव्स एज द स्टैंडिंग स्टेशनरी वेव विद इन द ओशन बेसिन, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैंने थिंकर का नाम नहीं लिखा, थिंकर का नाम बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पर सीधा सीधा थिंकर का नाम लिख लेना। एक मिनट मेरे को याद आ रहा है, R.A. हैरिस, ठीक है? R.A. हैरिस, इन्होंने ये वाली थ्योरी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आगे बात समझ में, है ना? नाउ इसका मैकेनिज्म क्या है भाई? देखो पहली बात, एक पहला है इनकमिंग टाइडल वेव रिफ्लेक्ट फ्रॉम बेसिन बाउंड्रीज। क्या होगी भाई,
इनकमिंग टाइडल वेव्स जो होंगी वो रिफ्लेक्ट की होंगी किसके द्वारा, बेसिन बाउंड्रीज के द्वारा। ऑब्वियस सी बात है, बेसिन बाउंड्रीज के द्वारा रिफ्लेक्ट होंगी इनकमिंग टाइडल वेव्स। रिफ्लेक्टेड एंड इनकमिंग वेव सुपर इम्पोज। अब क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड वेव्स जो आ रही हैं जो इनकमिंग वेव्स जो आ रही हैं वो सुपर इम्पोज हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों को नोट्स और एंटी नोट्स देखने को मिलेंगी। अब ये नोट्स और एंटी नोट्स क्या होती हैं, नोट्स का मतलब होता है मिनिमम वर्टिकल मूवमेंट। मिनिमम वर्टिकल मूवमेंट मतलब ऊपर की तरफ, मतलब वर्टिकली मूव करेंगी ही नहीं, ठीक है, निग्लेजिबल हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो जाएगी नोट्स, है ना, नोट्स। और एंटी नोट्स क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम टाइडल रेंज, कितनी ऊंचाई तक आप लोगों की टाइड जा सकती है। तो देखो मैक्सिमम टाइडल रेंज एंटी नोट्स, है ना। अब टाइड्स में ये वाली बात हो गई, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, वो मैंने एक केवल वेव का बनाया है कि इस तरीके से होती है। तो वेव डायग्राम बनाओगे तो अगर नीचे भी जा रही है वो टाइड तो उसको भी एंटी नोड ही बोलेंगे ना, तो ऊपर नीचे जाने का। तो लेकिन टाइड के केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टाइडल रेंज एंटी नोड हो जाएगी और नोड जे हो जाएगी, है ना। तो इनकमिंग टाइडल वेव जो होंगी वो रिफ्लेक्ट करेंगी एसिन किससे, बेसिन बाउंड्रीज से, ठीक है। साथ में जब बेसिन बाउंड्री, अब बेसिन बाउंड्रीज है ना ये वाली, इनक्लोज्ड सी है ना, तो जब मेरी इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से टकराएगी। तो जब टकरा के क्या हो जाएगी, एकदम से ऊपर उठेगी, उठेगी कि नहीं उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो अब क्या होगा, अब ये इसके कारण क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इनकमिंग वेव को जो होगी वो सुपर इम्पोज होगी। तो ये यहीं पे ऐसे इस तरीके से हो जाएगी, है ना। तो ये वेव तो जनरेट हुई ना अपनी, यहाँ टकराने के बाद जनरेट हुई ना। देखो कोई भी अगर वेव यहाँ से आ रही है, मान लो बिकॉज ऑफ द सोलर ऐसे उठेगी एकदम से, तो चूंकि वो तो चली रही है ना आगे की तरफ, जब बेसिन की जब बाउंड्री से टकराएगी तो ये और ऊपर उठ जाएगी, है ना। तो वही वाली बात होगी। तो रेंज जो है ये क्या करेगी, आप लोगों की नोट्स और एंटी नोट्स को ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। भाई मिनिमम वर्टिकल मूवमेंट भी होगा और मैक्सिमम वर्टिकल मूवमेंट भी होगा। तो इसी को तो अपन लोग वेव्स टाइड्स बोल सकते हैं, है कि नहीं है। तो क्या बनेगा, एरियाज ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो भाई अपन इस वाली थ्योरी को कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इनक्लोज्ड सी के ऊपर। अब आप बोलोगे सर आपने सिर्फ 2 ही लाइन लिखवाई इसी से, भाई एग्जाम में कितना लिखना है आप लोगों को, आया भी नहीं है। अपन को सिर्फ क्या करना है, फ्यूचर के लिए अपन लोग उसको तैयार कर रहे हैं और इससे ज्यादा नहीं आता। आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। कहां पर ये एप्लीकेबल है, इनक्लोज्ड सी पर और नैरो गल्फ पर। ऐसे ही वेज विद द रिस्ट्रिक्टेड ओपनिंग, जहां पर ओपनिंग बहुत कम है, ऐसे वेज में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। यहां पर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं इस थ्योरी को, है ना। कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ये एक्सप्लेन करता है टाइडल बिहेवियर इन द मेडिटेरेनियन सी, बाल्टिक सी, है ना। मेडिटेरेनियन सी भी बिल्कुल क्लोज होता है, बाल्टिक सी होता है। यहां पर भी आप लोगों का टाइडल बिहेवियर देखने को मिलता है। यूजफुल फॉर द गल्फ एंड बे स्पेसिफिक क्वेश्चन। जब भी आप लोगों का वो गल्फ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, वे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, तब भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हो इस थ्योरी की मदद से, है ना, टाइड्स में, है ना। ये मैं एग्जाम के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ वाली बात कर रहा हूँ, है ना। नाउ अब लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस है भाई। पहली बात तो ये एप्लीकेबल नहीं है ओपन ओशंस में। भाई इसने क्या बोला था कि भाई आप लोगों की जो बेसिन बाउंड्रीज होंगी ना, उससे टकराने पर आप लोगों की वेव रिफ्लेक्ट होंगी। लेकिन ओशन में तो ऐसा, जो आप लोगों की ओपन ओशन होगा वहां पर तो होगा ही नहीं। साथ में ये इग्नोर करता है कोरिलेस फोर्स इन डिटेल, है ना, पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि इन्हें तो बोल दिया कि सीधा ऐसे आ रही है, लेकिन अब ये इधर डिफ्लेक्ट कर गई फिर, है ना। ओवर सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स टाइडल सिस्टम, और ये क्या कर रहा है, ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है जो कि टाइडल सिस्टम जो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको। तो ये लिमिटेशन है इसकी। तो एग्जाम के अंदर अगर आपको क्रिटिसिज्म लिखना है तो क्या लिखोगे, स्टेशनरी वेव थ्योरी हैज लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी बियॉन्ड इनक्लोज्ड बेसिन, है ना। तो बिल्कुल लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी है बियॉन्ड इनक्लोज्ड बेसिन। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये मैंने तीनों के तीनों को क्यों बताया, क्योंकि एक ने आप लोगों का ओरिजिन बता दिया, एक ने आप लोगों की टाइमिंग बता दी, और एक ने बता दिया आप लोगों का इनक्लोज्ड सी और सेमी इनक्लोज्ड सी के अंदर वाले बिहेवियर। तो पूरा का पूरा यहां से समझ में आ जाता है ना। अब तीसरी जो चीज है, एक और चीज है आज अपन जो भी डिस्कस कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ टाइड्स। देखो टाइप्स ऑफ टाइड्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में और ज्यादा डिटेल में लेकर जाऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ आप लोगों का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए बहुत है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टाइड्स को मैं 2 बेसिस पे मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, मतलब कब कब आ रहा है, और एक बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सन एंड मून एंड अर्थ, है ना, मतलब क्या पोजीशन थी उस हिसाब से, है ना, वही चीज है। और भी मैं जब नेक्स्ट में बताऊंगा तो और अच्छा डिटेल में इनको बताऊंगा। तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी में कौन कौन सी हो सकती है, एक होती है सेमी डायूरिनल टाइड्स। सेमी डायूरिनल का मतलब क्या होता है,
दो हाई टाइड्स आती हैं और दो लो टाइड्स आती हैं ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल हाइट, मोस्ट कॉमन टाइप होता है ये, है ना। तो मतलब लगभग बराबर होता है। सेमी डायोडनल हो गया ना, दो हाई टाइड्स होंगी और दो लो टाइड्स होंगी जिसमें लगभग इक्वल हाइट देखने को मिलेगी, ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दूसरा है डायोडनल टाइड्स, इसमें केवल और केवल एक हाई टाइड्स होगी और एक लो टाइड्स होगी एक दिन में। कहाँ होगी? एक हाई टाइट देखने को मिलेगी और एक लो टाइट देखने को मिलेगी एक दिन में। अब आप बोलोगे अरे सर अभी तो आपने बोला था एक दिन में दो दो देखने को मिलता है, लेकिन वो ओवरऑल की बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कुछ स्पेशल जगह है जैसे इंडियन ओशन और गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां पर आप लोगों को सिर्फ एक हाई टाइड और एक लो टाइड ही देखने को मिलती है एक दिन में, है ना। तो इसको तो क्या हो जाएगा, ये डायूरेनल टाइड हो जाएंगी, है ना। ऐसे ही एक मिक्स्ड टाइड होती है जहां पर अनइक्वल हाइट्स होंगी सक्सेसिव टाइड्स की, जो भी टाइड आएगी उसकी कोई भी इक्वल हाइट देखने को नहीं मिलेगी। सेमी डायोडनल में इक्वल हाइट्स थी, है ना। यहाँ पर आप लोगों की इक्वल हाइट तो है लेकिन केवल और केवल एक हाई और एक लो टाइड देखने को मिलेगी। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन है, मिक्स टाइड जो है कॉम्बिनेशन है डायूरेनल और डायूरेनल और सेमी डायोडनल का। आई बात समझ में, है ना। नॉर्मली नाउ देखो ये मैं यहाँ पे डायग्राम आप बना सकते हो इसका डायोडनल सेमी डायोडनल का। देखो नॉर्मली हाई वाटर एक बार, ऐसे ही लो वाटर, ऐसे ही हाई वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, डायोडनल टाइड हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हाई हो गया एक लो हो गया। देखो 0 से लेके 12 घंटे, 12 से 24 घंटे, तो फिर से वो आ गई, है ना। सेमी डायोडनल में क्या हो जाएगा आप लोगों का, 12 घंटे में आप लोगों को एक हाई एक लो, है ना, फिर से एक हाई फिर से एक लो देखने को मिलेगी। मतलब दो हाई 24 घंटे में और दो लो 24 घंटे में देखने को मिलेगी। ये 24 घंटे में सिर्फ आप लोगों को एक हाई और एक लो देखने को मिल रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पर मेरा दो हाई और दो लो देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही सेमी डायोडनल मिक्स्ड टाइड में कोई भरोसा नहीं है भाई, दो हाई दो लो भी देखने को मिल रहा है लेकिन हाइट दोनों की अलग है। देखो यहाँ की हाइट अलग है, ये हाइट अलग हो गई, ये लो नीचे हो गया अलग, ये लो नीचे अलग हो गया। तो इसको आराम से बना सकते हैं। आगे बात समझ में, है ना। इंटरनेट से निकाला है लेकिन ये बहुत अच्छा डायग्राम है, आप बना लेना। नाउ बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सन मून एंड अर्थ, भाई उसकी पोजीशन मैंने क्या बताया था, दो ही ऐसे कौन कौन सी पोजीशन हो सकती है। एक हो सकती है आप लोगों की जो सन मून और अर्थ जो एक ही उसमें हो, और एक जो होगी सन और अर्थ तो यहाँ होगी लेकिन मून जो होगी वो 90 डिग्री पर होगा, ऐसे हो सकता है ना। तो ये वाली जो हो गई, तो मतलब इसके बेस पर मेरी दो तरीके की स्प्रिंग टाइड देखने को मिलती हैं और दो टाइड्स देखने को मिलती है। एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। क्या होती है? एक होती है स्प्रिंग टाइड, एक होती है नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होगी? जब मेरा न्यू मून और फुल मून वाला टाइम होगा। क्या होगा? न्यू मून और फुल मून वाला टाइम होगा। न्यू मून और फुल मून में क्या होता है आप लोगों का, न्यू मून और फुल मून में होता क्या है, सन जो हो गया ये हो गया मेरा, चाहे मेरा न्यू मून है ये मान लो, ठीक है, ये मेरी अर्थ हो गई, और फुल मून में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। एक मिनट, ये हो गई, ये रोशनी आ रही है ना, तो न्यू मून और फुल मून, ये हो गई अर्थ, ये न्यू मून, और ये हो गया फुल मून। अमावस्या वाली बात न्यू मून बोलते हैं हिंदी वालों के लिए, और जो पूर्णिमा होती है उसको फुल मून बोलते हैं। ये सन हो गया, है ना, ये सन हो गया। तो मतलब एक ही लाइन में है ना ये, तो भाई सिंगल स्ट्रेट लाइन, तो सन मून और अर्थ जो होगी वो स्ट्रेट लाइन में होगी। तो यहाँ पर टाइडल रेंज जो होगी ना वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि सन की भी जो आ रही है और मून की भी ग्रेविटी लग रही है, तो मैक्सिमम होगी, और अपना वो तो है ही है, तो दोनों तरफ होगा। नीप टाइड में जो होगा कब होगा, जब आप लोगों का फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर होगा। फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर मतलब जो मान लो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, जो हो गया है ना, फर्स्ट क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर। आगे बात समझ में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ऐसे तो चलता है। तो ये वाला जो, इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल, मतलब राइट एंगल बनाएगा सन और मून। तो यहां पर आप लोगों का मिनिमम टाइडल रेंज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो मून अपनी तरफ खींच रहा है, सन अपनी तरफ खींच रहा है, तो रिजल्टेंट जो होगी वो बहुत कम रह जाएगी ना, इसका मतलब, है ना। तो वही वाली बात होगी। तो एग्जाम के अंदर क्या लिखोगे, स्प्रिंग टाइड अगर ड्यू टू द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड मून। आ गई बात समझ में, है ना। नाउ देखो ये हो गई स्प्रिंग टाइड का डायग्राम और नीप टाइड का डायग्राम। ये देखो ये सन बन गया, ये मून बन गया, ये लूनर टाइड सोलर टाइड।
ये हो गई लूनर टाइड, ये हो गई सोलर टाइड। आप देख रहे होगे सोलर टाइड थोड़ी सी कम होती है, लूनर टाइड थोड़ी सी ज्यादा होती है ना। अब देखो, अब चाहे फुल मून की बात करो, जो ये न्यू मून की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, तो ये क्या हो गया, स्प्रिंग टाइड है ना। अभी यहाँ पर मून यहाँ नहीं आया है, ये वाला जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो क्या दिख रही है, ऐसी दिख रही है, चाहे मेरी ये घूम रही है। लेकिन नीप टाइड के अंदर क्या होगा, मेरी मून की पोजीशन कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, आ गई ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर मून, फर्स्ट क्वार्टर मून से ये थर्ड क्वार्टर मून बोल सकता हूँ उसको मैं, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया यहाँ पे, थर्ड क्वार्टर मून, ठीक है। तो ये हो गई मेरी सोलर टाइड, ये हो गई लूनर टाइड जो हो गई। तो देखो कम है ना, रिजल्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो कम है ना दोनों की दोनों, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी कम होगी एज कम्पेयर टू स्प्रिंग टाइड, है ना। ये बहुत ज्यादा ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम उठ रहा है, आ गई बात समझ में, है ना। तो देखो टाइप्स ऑफ ओशन टाइड्स जो एग्जाम में अगर बात करोगे तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो अपन इसको और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा, आप लोगों का 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा, मैं नहीं चाहता कि आप लोग की उसमें हो। तो आज का होमवर्क जो है आप ट्राई करना, फ्लो चार्ट बनाओ आज के लेक्चर के हिसाब से और डायग्राम्स बनाओ, कोई भी, ठीक है, और कोई भी होमवर्क नहीं है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो आप लोगों का टाइप्स का ही सेकंड पार्ट होगा, जिसके अंदर अपन लोग टाइप्स देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जो आप लोगों की मैक्सिमम पूछी जा सकती हैं। तो कोई भी ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मुझे हल्का सा जीएस जनरल स्टडीज वे में समझाना पड़ा था, ठीक है। तो 1% भी अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की हेल्प की है आपकी स्टडी में, आप लोगों के नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।